हेलो माइक चेक। चलो शुरू करेगा दोस्तों। आप लोगों ने कल का वो देखा क्या, ब्रह्मास्त्र का? यस। तो आप लोग भी वो देखना लेक्चर्स को, है ना, जिससे कि क्या है, रिवीजन होगा। और ये जो अपन अभी पढ़ रहे हैं गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब एंड एवरीवन सिटिंग ओवर हियर, तो ये जो है दिस इज व्हाट आई एम टेकिंग इज अ पार्ट ऑफ दैट सीरीज ओनली। वो क्या हुआ, आई स्टार्टेड दिस सेशन। आपको तो पता है अपन पहले से ही अपन स्टार्ट करें, तो बहुत सारे बच्चों का ऐसे रिक्वेस्ट था कि सर सारे सब्जेक्ट्स का भी होना चाहिए। सो विद दैट इंटेंशन ये स्टार्ट करें। सो जो बच्चे आज पहली बार यूट्यूब पे ये सेशन को देख रहे हैं, तो उनको बता दूं कि अपने कितने पहले 3 लेक्चर्स हो गए, 4, कितने सेशन हो गए अपने? 4 सेशन। आज का 5th सेशन है, बराबर ना? सो पहले ऑलरेडी इस आईसीआई के एमसीक्यूज का सेशन ऑलरेडी यूट्यूब पे है। हम लोग थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं और ये हमारा सिलसिला जारी ही रहेगा, ठीक है। बिफोर आई स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर, मैं आप सबको बता दूं कि रिवीजन लेक्चर ऑफ मतलब रिवीजन, मतलब ये रिवीजन भी नहीं है ना फास्ट ट्रैक भी नहीं है, इट इज इन बिटवीन, कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे से क्लियर हो। तो डिमांड, सप्लाई और यूटिलिटी के लेक्चर्स जो है मैं आज वो उसको अपलोड करूंगा, तो जिससे कि दिवाली ब्रेक में आप लोग ये लेक्चर्स आप देख सकते हो। वंस दिवाली वेकेशंस आर ओवर, तो अपने ये डिमांड, सप्लाई और यूटिलिटी के खत्म हो जाएगा आपका टॉपिक घर पे रिवाइज करके, सही है एकदम। उसके बाद फिर अपन वापस से लाइव मिलेंगे, क्योंकि दिवाली वेकेशंस में आप भी नहीं रहोगे, मैं भी नहीं रहूंगा यहाँ पे। सो तब तक अपनी पढ़ाई तो रुकेगी नहीं, क्योंकि अटेम्प्ट तो दिसंबर में है। दिवाली तो हर बार आएगा, अटेम्प्ट तो एक ही बार आएगा ना? नहीं सर, अटेम्प्ट भी नहीं ना, ऐसे नहीं ना। सो उस पीरियड में, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, आज ही चैप्टर खत्म करेंगे अपन, और फिर डिमांड, सप्लाई, यूटिलिटी, दैट इज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उसके मैं चैप्टर्स अपलोड कर दूंगा 1 गो में। तो आपको रिवीजन के हिसाब से वो देखना पूरे चैप्टर्स को अच्छे से। वंस दिवाली वेकेशंस आर ओवर, विल बी बैक, एंड जो अपना बिजनेस साइकिल वाला जो चैप्टर है उसको हम लोग रिवाइज भी करेंगे, एक बार समझेंगे उस चैप्टर को, और उसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। उसमें ज्यादा कुछ एमसीक्यूज है नहीं, ठीक है। सो उस हिसाब से अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स के सारे एमसीक्यूज खत्म हो जाएंगे, डिमांड, सप्लाई, यूटिलिटी चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। फिर वो होने के बाद हम लोग मार्केट के चैप्टर को रिवाइज करेंगे, समझा गया? मार्केट चैप्टर को रिवाइज करेंगे, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट को रिवाइज करेंगे एक बार फिर से, इजी हो जाएगा एमसीक्यू सॉल्व होने के बाद। और फिर अपना बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स का सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। देन विल डू द सेम फॉर बीसी के एज वेल, सही है। तो मोस्टली नवंबर तक अपन ये चलते ही जाएगा, मतलब मिड नवंबर तक तो ये सिलसिला चलते जाएगा, क्योंकि फिर 15 नवंबर तक ये काम चालू रखेंगे। उसके बाद फिर आपको सेल्फ स्टडी के लिए आपको टाइम मिल जाएगा, मतलब ये तो सेल्फ स्टडी ही है आपकी एक तरीके से, बट एक अकेले घर बैठ के पढ़ना उसके हिसाब से। ओके, यस सर। सो दिस इज व्हाट आई हैव प्लान्ड फॉर यू ऑल, है ना। तो आई बिलीव आपको इसका बहुत अच्छा फायदा होगा और होना ही चाहिए। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। ओके, चलो। सो हम लोग थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, बहुत आगे आ चुके हैं हम लोग, इतने आगे आ गए कि हमारा आधा चैप्टर ये खत्म हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। 42 हो गया ना रे बाबा कल, क्या बस क्या मजाक कर रहे हैं तू? हाँ 43 पे बेटे, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ने तो दो भाई मतलब इतना टशन, ठीक है, चलो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग, रुको एक बार, मेरे जो बच्चे हैं उनको तो एक बार बोल दूं कि सर आगे करके, नहीं तो नाराज हो जाएंगे वो। एक सेकेंड ना, स्टार्ट कर रहे, मतलब स्टार्ट ही है, एक सेकेंड। या चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर आर कंसिडर्ड प्रोडक्शन। हाँ भाई, बट आगे के भी देखते पहले एक बार, क्योंकि यहां पे उन्होंने सिर्फ बोला है सर्विस यूटिलिटी। किसके लिए ये प्रोडक्शन? बिकॉज ऑफ विच यूटिलिटी?
सर्विस यूटिलिटी। प्रोडक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं ना, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड सर्विस यूटिलिटी। सो ये तो है सर्विस यूटिलिटी। वाह, मैन कैन क्रिएट मैटर। मैटर तो करते हैं ना सर, मैटर हो गया वैसा मैटर नहीं, ये अलग मैटर है, ठीक है। सो मैन कैन नीदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। द सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ आर कंसिडर्ड प्रोडक्शन? नो सर, क्योंकि इसके अंदर पैसा जो है ना, पैसा नहीं है, समझना, इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वेरी गुड। सो नो, व्हेन अ मैन क्रिएट्स अ टेबल ही क्रिएट्स मैटर। अरे इसका कितना मैटर के पीछे पड़ा है, ये पागल हो गया क्या? नो भाई, नो मैटर ओवर हियर, बिकॉज इट इज ओनली व्हाट कन्वर्जन। दिस इज कॉल्ड एज विच यूटिलिटी? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? फॉर्म यूटिलिटी। दिस इज नॉट कॉल्ड एज मैटर, इट इज कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी। सही है ना एकदम? सो इसीलिए ऑप्शन 43 का कौन सा है दोस्तों? ए। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। कुछ बोलना होगा आपको? सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एमसीक्यू सीरीज, ये बहुत इजी है, ये सारे एमसीक्यूज, बहुत मजा आएगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर का काम क्या है? बिजनेस को स्टार्ट करना, यस सर। रिस्क को उठाना, यस सर। इनोवेशन करना, यस सर। ऑल ऑफ द अबव। ऐसे फिर एग्जाम में आपको ऐसे दिमाग में से गूंजना चाहिए, जो रिस्क लेता है वो है एंटरप्रेन्योर, जो इनोवेशन करे वो है एंटरप्रेन्योर, और जो बिजनेस को स्टार्ट करे वो है एंटरप्रेन्योर। सही बात है ना एकदम? राजपूत नहीं, एंटरप्रेन्योर की बात हो रही है ना? हाँ। सो बताइए दोस्तों, जो रिस्क उठाए वो है एंटरप्रेन्योर, जो इनोवेट करे वो है, और लास्ट में जो बिजनेस को स्टार्ट भी करे वो है एंटरप्रेन्योर। सो इजी। वेरी गुड सर, आगे बढ़ते हैं। इन डिस्क्राइबिंग अ गिवन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इन डिस्क्राइबिंग अ गिवन प्रोडक्शन, किसको डिफाइन करना है? जो अभी की जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है। द शॉर्ट रन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज लास्टिंग अप टू 6 months फ्रॉम नाउ, हा, अप टू 5 years, as long as all inputs are fixed, as long as at least one input is fixed। तो भैया शॉर्ट रन, अभी लॉजिक अपने को पता है, शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम विच इज टू शॉर्ट, जिसके अंदर नो डाउट टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट, वन फैक्टर इज व्हाट फिक्स एंड अदर्स आर वेरिएबल। तो आप समझने की कोशिश करो दोस्तों, ये ऐसा अप टू 6 माह नहीं भाई, 6 months वगैरह ऐसा नहीं चलेगा भाई, ऐसा कैसे है ना? उसके बाद अप टू 5 years। सर ये टाइम पीरियड की बात ही नहीं हो रही। कल भी एक क्वेश्चन देखा था अपन ने कि शॉर्ट रन ऐसा टाइम पीरियड के हिसाब से डिसाइड नहीं होता सर। सही है, ऑल इनपुट्स आर फिक्स्ड भाई, ऑल इनपुट्स आर फिक्स्ड, तो ये तो लॉन्ग रन में भी नहीं और शॉर्ट रन में भी नहीं है। बोलो ना कुछ। यस सर। सो एज लॉन्ग एज एटलीस्ट वन इनपुट इज फिक्स्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। या, इफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आर प्रेजेंट, कौन सा? डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आर प्रेजेंट, देन इफ all inputs are increased by 10%, output will also decrease by 10%. Decreasing returns, so output will decrease, output will increase by 10%, output will increase by less than 10%, and output will increase by more than 10%. अब ये क्या मामला है? अब यहां पे इसी एमसीक्यू को मद्देनजर रखते हुए जब अपन रेगुलर क्लासेस में पढ़ रहे थे, तब ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोला था, इनपुट दिया तो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट विल डेफिनेटली इंक्रीज बट द प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट विल वेरी। इनपुट दिया तो आउटपुट आएगा। अब तुम क्या सोच रहे मेरे को नहीं मालूम, और मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। इनपुट दिया तो आउटपुट आएगा, बट कितना आएगा वो कभी कभी कम भी आ सकता है, इक्वल भी आ सकता है, या ज्यादा भी आ सकता है, बट आउटपुट आएगा। दोस्तों प्रोडक्शन की बात हो रही है, आप कहीं और ना जाए, ठीक है? माहौल खराब मत करो आप, तो समझे बात को। सो हमेशा ध्यान में रखना, आउटपुट विल ऑलवेज इंक्रीज। समझे? कभी कभी जब बच्चे को वो कॉन्सेप्ट ध्यान में नहीं होता ना सर,
तो क्या होता है, वो बोलता है डिक्रीजिंग रिटर्न्स में आउटपुट विल ऑल्सो डिक्रीज। समझा बात को? तो इमोशनल हो जाएगा वो। आउटपुट विल नेवर डिक्रीज, आउटपुट विल इंक्रीज भाई, आउटपुट विल इंक्रीज, बट इट विल बी लेस देन प्रोपोर्शन टू इनपुट, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिक्रीजिंग रिटर्न्स। आई बात समझ में? तो आंसर इज व्हाट, बोलना पड़ेगा आपको, आंसर इज व्हाट, सी। है गाइस, अंडरस्टूड क्या? तो समझो बात को, चलो कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी करते हैं। 10% इनपुट दिया और 10% ही आउटपुट आया, बताओ उसको क्या बोलेंगे अपन, कांस्टेंट। 10% इनपुट दिया एंड आउटपुट विल इंक्रीज, तो इसको क्या बोल रहे हैं अपन, दिस विल बी व्हाट, कांस्टेंट। व्हेन आउटपुट विल इंक्रीज बाय मोर देन 10%, तो इसको क्या कहेंगे, इंक्रीज। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज डिक्रीज। क्लियर एकदम? यस सर, बेस्ट है। वापस से बता रहा हूं आपको, क्या आपको क्वेश्चंस अभी रीड करने में, उसके ऑप्शंस को समझने में अब आसानी हो रही है क्या? सच सच बोलना, एकदम बेस्ट है। द प्रोडक्शन फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स एंड अनदर कॉम्बिनेशन दैट yields द सेम आउटपुट, द हाइएस्ट रिजल्टिंग आउटपुट, द इंक्रीज इन आउटपुट जनरेटेड बाय 1 unit increase in one output, all levels of output that can be generated by those inputs। बहुत मजा आया है इसमें। अब ये प्रोडक्शन फंक्शन जो है ना, ये क्या है, ध्यान से, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन, वो बोलता है यू हैव अ, हेलो, यू हैव अ गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, तुम्हारे पास दिए हुए इनपुट, ऑन दी अदर हैंड व्हाट वी टॉक अबाउट इज आउटपुट, क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन क्या बोलता है बच्चा, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इनपुट। तो यू हैव दिस गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, बोलो यस। बट अब इसको रिलेट करना है किससे, इस क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से, सही है ना? बट ये आउटपुट कैसा होगा, सेम लेवल का आउटपुट ना। हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन में क्या एम कर रहे हैं कि ये जो आउटपुट है ना, ये जो आउटपुट है ना, सेम नहीं रहे। अब समझो मेरे पास अगर इतना इनपुट है ना, इससे मैं क्या एम करेगा कि इससे मैं ज्यादा से ज्यादा कितना आउटपुट दे सकता हूं। देखो, दो बातें हमने डिस्कस करी थी। मेरे पास अगर मुझे दिखता है कि मुझे इतना आउटपुट चाहिए, तो मैं क्या सोचेगा प्रोडक्शन फंक्शन में कि ये आउटपुट अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपके पास कम से कम कितना इनपुट होगा, लगेगा। इफ यू, मेरे को अगर 10 यूनिट का आउटपुट देने का है ना, तो मैं क्या सोचेगा, भाई इस 10 यूनिट के लिए कितना कम से कम इनपुट लगना चाहिए, सही है? सो जब आउटपुट आपका डिफाइंड है, तो उसके लिए हम एम करेंगे कम से कम लगने वाला इनपुट। समझे बात को? सिचुएशन चेंज, मेरे पास ये इनपुट अवेलेबल है, तो क्या सोचेगा कि भाई ये जो मेरे पास गिवन इनपुट है, इससे मैं ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देना चाहूंगा। समझ रहे बात को? तो प्रोडक्शन फंक्शन में हम ये एम करते हैं। वापस से एक बार आप दोहराएंगे, देखो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होना चाहिए, ऑप्शन क्या है वो भी समझ में आना चाहिए सर। सो बताइए दोस्तों, अगर मेरे पास ये आउटपुट का अमाउंट, नंबर, क्वांटिटी डिसाइडेड है, तो इससे मैं क्या एम करेगा, कम से कम इनपुट। अगर मेरे पास इतना इनपुट अवेलेबल है, मैं क्या एम करेगा, इससे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट। व्हाट्स द आंसर ओवर हियर नाउ? बी। समझ में आया सबको? पक्की बात है एकदम? यस सर। सो दैट इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर 47 बी। ओके, लेट्स गो अहेड दोस्तों। if the marginal product of labor is below the average product of labor, it must be true that, मतलब कैसा देखो ना, ऑफ लेबर वो जबरदस्ती ऐसा बोल के आपको बोलेंगे तो कंफ्यूज हो। मेरे को सिंपल बस क्या देखना है, इफ एमपी इज लेस देन एपी क्या होगा। इफ एमपी, इससे क्या हो गया निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या है इसमें, इफ एमपी इज लेस देन एपी। अब लेबर का हो या किसी और का हो, मुझे क्या लेना देना है, समझ रहे बात को? तो क्या कहेंगे, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज नेगेटिव, the marginal product of labor is 0, the average product of labor is falling, the average product of labor is negative,
ऐसे केस में फिर से आप ना टेंशन में आ गए, आप बोलेगे कि मैं कैसे क्या करें। नाउ यू नो व्हाट टू डू, क्या करने का, फटाक से डायग्राम बना लेने का, टेंशन नहीं लेने का सर, है ना। सो यहां पे दोस्तों ये अपने को दिख रहा है, दिस इज एमपी, दिस इज एपी एंड बेबी टेल मी द आंसर। क्या दिख रहा है यहां पे, एमपी इज लेस देन एपी, सो मुझे क्या दिख रहा है, द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज फॉलिंग। नेगेटिव तो नहीं है, एवरेज प्रोडक्ट तो कभी नेगेटिव जाएगा नहीं, खत्म करो बात को। एमपी इज नेगेटिव, बट जरूरी है क्या नेगेटिव हो, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। एमपी जीरो, जरूरी नहीं है, जीरो भी नहीं, फॉलिंग है बट, तो इन अभी ये तीनों सही लग रहे, देखो ये नेगेटिव भी दिख रहा है यहां पे, सर ये जीरो भी हो रहा है यहां पे, और सर ये क्या है, मतलब ओवरऑल भले ही जीरो हो या ये हो, इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, सर इट इज फॉलिंग। क्या ये फॉलिंग, एपी इज फॉलिंग। सो व्हाट्स द आंसर, पक्की बात है, सोच समझ के बोल दो। 48 बोलो, व्हाट्स द आंसर। सी लॉजिकली समझ में आया, ये पक्की बात है यहां पे कि सर अगर एमपी इज बिलो तो हमारा रिलेशनशिप क्या बोलता है, एपी इज फॉलिंग, क्योंकि एपी, ये तो पक्की बात है ना, एपी मैक्सिमम पे था जब वो इक्वल थे दोनों, उसके बाद जब एमपी नीचे गया तो ये भी बात तुत्ती है कि एवरेज प्रोडक्ट हमेशा गिरेगा करके। बोलो यस और नो, यस, दिस इज सो इजी। शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर, यस सर, एक सेकेंड ना। चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 49 ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। चलो, द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन एमपी ऑफ द लेबर, एपी मैक्सिमम पे कब होगा। डायग्राम रेडी है मेरे पास, इट्स वेरी डिफिकल्ट सर, आई कैन नॉट आंसर। डायग्राम रेडी है, बताइए एपी इज मैक्सिमम कब, व्हेन एमपी इज व्हाट, बिना ऑप्शन पढ़े बता दो, is equal to zero, is equal to AP, is when MP is maximum. Come on guys, tell me, ये ना आंसर, नो सर, हाँ बोल रहे, is equal to AP of the labor, बराबर ना, अरे बोलो, यस सर। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 49। समझा क्या, मतलब आपको कभी कभी जो है ना, जो चिंता जो आपको सताई जाती थी वो क्या रहती थी आपको कि सर हम लोग है ना डायग्राम बेस्ड कैसे आंसर, हम लोग कैसा क्वेश्चन आएगा, ये डायग्राम ऐसा देंगे नहीं आपको, वो आपको कॉन्सेप्ट और डायग्राम पता होना चाहिए। एग्जाम में आपने क्या करना है कि वो डायग्राम बना लेने का, देन आपको जो मेंटली आप चीजें इमेजिन करते थे वो करने की जरूरत नहीं है आपको। बेस्ट है सर, मजा आ गया। चलिए हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के साथ। आर यू रेडी गाइस, यस सर। सो यहां पे लिखा हुआ है द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ड्रॉन अंडर ऑल ऑफ द अजम्पशंस मेंशन्ड बिलो। ये वाला वर्ड पढ़ना बहुत, कभी कितने एमसीक्यूज देखे अपन ने, ये वर्ड एक्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये रीड करते आना चाहिए। क्या होता है जोश जोश में अपन आके ये चीजें मिस आउट कर लेते हैं, ठीक है, यस सर। एक्सेप्ट द अजम्पशन दैट द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, भाई यही आंसर मेरे को ऐसा लग रहा है, बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट रे, गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अजम्पशंस पढ़े अपन ने कि इट इज अज्यूम दैट द टेक्नोलॉजी विल रिमेन सेम, देयर मस्ट बी सम इनपुट्स। अब किसी ने वो पढ़ा नहीं होगा तो भी कैसे डिराइव करना समझाता हूं, देखो देयर मस्ट बी सम इनपुट्स whose quantity is kept fixed, ये सही है बराबर, ये अजम्पशन है बराबर है कि नहीं, तो ये अपना एक्सेप्शन में नहीं आएगा, है ना। वी कंसीडर ओनली फिजिकल इनपुट्स एंड नॉट इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में यही बात होती है ना, क्योंकि भाई हम लोग कॉस्ट की जब बात करेंगे या उसकी प्रोडक्शन की, उसमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा वो थोड़ी देख रहे हैं हम लोग, सही है, तो यस। फिर टेक्नोलॉजी इज दो दिया है यहां पे, टेक्नोलॉजी के बारे में दो दिया, तो हमको समझ में इधर बच्चा 50-50 में यहां पे कंफ्यूज हो जाएगा, चेंजिंग है कि कांस्टेंट है, तो इट इज कांस्टेंट। सो आंसर इज व्हाट दोस्तों, ए। ओके, हाफ सेंचुरी पूरी हो गई है, आगे बढ़ सकते हैं यहां से, यस सर। चलो
क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? मालूम ही नहीं हमको तो। प्रोडक्शन फंक्शन इज अ टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट, relationship between the fixed factor of production and variable factor? No. Relationship between factor of production? No. Relationship between quantity of output produced and time taken to? No. What's the answer? A. समझा गया? Very easy. प्रोडक्शन फंक्शन में अपन देखो याद करने को क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, कितनी बार यही लिखूं मैं, आप समझ में नहीं आ रहा मेरे को। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट, बोलो ना कि इट इज अ टेक्निकल रिलेशनशिप ना, कितना इनपुट दिया तो कितना आउटपुट मिलेगा, दैट इज अ टेक्निकल रिलेशनशिप। लेट्स गो अहेड नाउ, क्वेश्चन नंबर 52, लॉज ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड returns to scale, law of diminishing returns to factor, law of variable proportion, least cost combination of factors। श्योर हो आप लोग? कुछ भी लॉ ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में तो मेरे को पता है ये लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल तो आता है, एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस भी आता है। सही है, 50-50 हो गया, मतलब मेरे को पता है कि ये दो चीजें तो इंक्लूड होती है सर। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, मतलब इनपुट एंड लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, अभी इनमें से 50-50 बताइए क्या करें? लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, तो ये तो टेल मी 52, लॉजिक के साथ बताना है आपको। लॉ ऑफ प्रोडक्शन, ऐसा आधे बच्चों को नहीं आ रहा तो ईमानदारी से बोलो नहीं आ रहा सर, नहीं पता, यही चीजें डिस्कस करने आए हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, मतलब भाई ये लॉज ऑफ प्रोडक्शन में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी, अरे आपको पता है क्या, एक लॉ को दूसरा ये नाम है, नहीं मालूम? नहीं मालूम। लॉ ऑफ डैश इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ऐसा एक स्टेटमेंट अपन ने पढ़ा हुआ है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ऐसा मैंने कहा था उस समय पे कि एमसीक्यू के लिए आएगा करके। लॉ नहीं मालूम आपको? बोलो ना नहीं मालूम सर, नहीं बोलना है क्या? कह दो, मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, नहीं ये तो अपने को उसके लिए ये खोलना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको? आप लोग आओ ना, मैं भी किताब खोलता हूं। क्या ये सब चीजें देखना समझना, और क्या है, आंखों से देखा हुआ जब सामने दिखता है ना तो वो और मजा आता है फिर। चैप्टर है अपना थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, है ना, फिर उसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, वो पूरा खत्म होने के बाद ऐसा कुछ तो भी उसमें लिखा हुआ है कहीं तो भी। अपने बुक में भी है। अपने बुक में का पेज नंबर पता है क्या आप लोग? दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऐसे, हाँ अरे सगळं आहे बुक मध्ये, पढ़ा है सर। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये देखो, ये मतलब कैसा किधर से क्या आता ना समझ में नहीं आता। ये अपने को एक एक लाइन पता होना चाहिए अपने किताब का। इसके लिए देखो, अगर हम लोग है ना, आप समझो बात को, सबको बता रहा हूं ये चीज, आप हजारों एमसीक्यू सॉल्व कर लो, गारंटी नहीं है कि एग्जाम में वैसा ही डिट्टो रेप्लिका एमसीक्यू आएगा करके।
बट इंपॉर्टेंट अगर क्या है, अगर आपको पूरा बुक थरली कॉन्सेप्ट आपको पता है, इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या मतलब है, तो फिर आप कैसा भी एमसीक्यू आए, भले ही आपने सिर्फ 100 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके गए, बट स्टिल आपको एग्जाम में मेजॉरिटी एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट कर सकते हो। सही है एकदम? यस सर। सो ये रही बात, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो व्हाट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की जब बात होती है, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट ऑल्सो, दिस इज सिमिलर टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ये लिख के रखो चीजें, फिर से आपको याद दिला दूं, अपन सिर्फ यहां पे करेक्ट ऑप्शन को टिक करने के लिए नहीं मिले हैं। ये चीजें आप कभी खुद से नहीं करोगे इतना रिसर्च, आप बोलोगे पीछे आंसर ये है, ठीक है मैं तो इसको रट के जाऊंगा एग्जाम में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्या चीजें है, ऑप्शंस भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन वही रहेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, कभी कभी ऑप्शन वही रहेंगे, क्वेश्चन चेंज कर देंगे। बच्चा क्या होता है, ऑप्शन रट के जाता, ये इसका ये 4 ऑप्शंस में से ये आंसर होता है, ऊपर क्वेश्चन क्या करता है अलग आ गया, तो भी रटा हुआ क्या है, ये ऑप्शन है, खत्म। हाँ फिर बराबर हो जाता, फिर घर में फिर माता चिल्लाती, फिर जय माता दी करके आया था। एन आइसोकॉन शोज, चलो, एंड ऑल द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 इनपुट्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग अ गिवन सेट ऑफ, अरे वो क्या बोल रहा, मतलब हाँ कॉमेडी कर रहा है अपना। ऑल द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इनपुट्स दैट कैन बी, इनपुट को प्रोड्यूस करेंगे आउटपुट को लेके, वाह, मतलब an alternative combination of 2 products among which producer is indifferent because they yield the same profit, profit nahi na, we want what is same output, we are not talking about profit, we are talking about output, that is why this option is incorrect। उसके बाद अगर देखो अभी इधर क्या बोला, बहुत बी एंड सी, बी है क्या, तो इसको हटा दो, सही है ना एकदम? यस सर। सो 53 का आंसर क्या हो गया वो दोस्तों, समझा गया कैसे अपन ने डी को कैसे एलिमिनेट कर लिया, समझ में आएगा आपको। अगर बी मेरे पास है ही नहीं, तो इधर नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, बोथ बी एंड सी, क्योंकि बच्चे को कंफ्यूज करेगा। एन अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इनपुट्स दैट यील्ड द सेम टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट मतलब क्या, आउटपुट, तो बच्चे को कंफ्यूज कैसे करेगा, अरे आउटपुट भी सेम और प्रॉफिट भी सेम, ऐसा भी हो सकता है, तो दोस्त वो क्या करेगा, बी एंड सी सोचेगा वो। तो आपको ये शॉर्ट पता होना चाहिए कि बॉस इसका आंसर बी नहीं है, समझ रहे बात को। आइसोकॉन्स में एक बात पक्की है कि वी आर फोकसिंग अपॉन द सेम लेवल ऑफ आउटपुट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी अबाउट इट, समझेगा? यस सर, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Economies of scale exist because as a firm increases its size, ध्यान से सुनना किसके बारे में पूछ रहे हैं, economies of scale। So as the firm increases its size in the long run, labor and management can specialize in their activities more। बोलो yes। इसको कौन सी इकोनॉमीज बोलेंगे, ये मैं आपको पूछूंगा, क्योंकि अगर आगे चल के क्वेश्चन आया कि लेबर एंड मैनेजमेंट कैन स्पेशलाइज इन देयर एक्टिविटीज इन द लॉन्ग रन, दिस इकोनॉमी इज कॉल्ड एज, हाँ ये भी पता, ऐसा भी समझेगा बात को, ये भी अपने को समझ में आना चाहिए कि इसको क्या बोलेंगे अपन, मैनेजेरियल इकोनॉमीज, बोलो ना, ऐसा लिख के रखने का, मैनेजेरियल इकोनॉमीज। क्लियर एकदम? यस। As a larger input buyer, the firm can get finance at a lower cost and purchase inputs at a lower cost per unit। इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सी इकोनॉमीज है भैया? As a larger input buyer, a firm can get finance at lower cost and purchase inputs at a lower per unit cost। क्या बोलेंगे इसको, कौन सी इकोनॉमी, बोलो ना, तो कॉन्फिडेंस दिखाओ, एग्जाम में ऐसा कैसे चलेगा भाई। सो इसको अपन क्या बोलेंगे, कमर्शियल भी बोलेंगे, और ऐसा फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स वगैरह भी कुछ है क्या ऐसे कि इसमें ही आता है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स भी है ना।
सो इसको कमर्शियल, मतलब ये जो है लोअर फाइनेंस, इसको बोलेंगे फाइनेंशियल इकोनॉमीज, और लोअर कॉस्ट इसको बोलेंगे जब बल्क बाइंग करते हैं। कुछ याद आता है क्या आपको? जब बल्क बाइंग करते हैं तो अपने को कॉस्ट पर यूनिट कम पड़ता है ना अपने को, सो इट इज अ कमर्शियल इकोनॉमीज। सो फाइनेंशियल एंड कमर्शियल इकोनॉमीज, ये इंटरनल इकोनॉमीज की बात हो रही है ना, बोलो यस और नो। एंड अ फर्म कैन अफोर्ड टू एम्प्लॉय मोर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, तो ये कौन सा हो गया? टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बोलो यस और नो। तो आंसर इज व्हाट? 54D। दोस्तों ये ऑप्शंस का कौन सी इकोनॉमी है, ये अपन क्यों लिख रहे हैं, आप समझ में आया क्या आपको? क्योंकि एग्जाम में आपको बोलेंगे, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, बोलेंगे आपको मैनेजरियल इकोनॉमीज इज और एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ, वो नीचे आपको 4 ऑप्शंस यही होंगे, समझेगा बात को? तो ऐसे आपको वो भी पता होना चाहिए कि मैनेजरियल इकोनॉमी को कैसा प्रेजेंट कर सकते हैं, टेक्निकल को कैसा बोल सकते हैं, फाइनेंशियल या कमर्शियल को कैसा बोल सकते हैं। क्लियर है बात एकदम? यस सर। द प्रोडक्शन फंक्शन, फिर आ गया, द प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स यूज्ड एंड द रिजल्टिंग क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, tells us the maximum attainable output for a given combination of inputs, expresses the technological relationship between input and output of the product. So 55 becomes what? All of the above. It's very simple. अब आपको प्रोडक्शन फंक्शन का फिर आपको तो समझ में आ ही गया है, अभी कोई टेंशन नहीं है। So 55 का आंसर इज डी। चलो, the production process describes below exhibits number of workers, output। तो ये आउटपुट जो है आपको कैसा दिया हुआ है? ये टीपी दिया हुआ है, आप यहां पे निकाल लो एमपी, कितना हुआ ये? 17 एंड 10, बताइए। सो व्हाट इज द एमपी ओवर हियर? ये सामने है ना अपना, आप बताओ वेदर इट इज कांस्टेंट एमपी है क्या? नो। डिमिनिशिंग एमपी है क्या? यस। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है क्या? एंड इंक्रीजिंग, देखो कांस्टेंट तो ना है, इंक्रीजिंग एमपी भी ना है, अब डिमिनिशिंग एमपी बोलो या इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बोलो। अब बोलो क्या करना है? एपी 0, 23, 20 एंड 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया? 16.66। एपी यही आएगा ना गाइस? हेलो ना? हाँ, अब बोलो, बताइए कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में है क्या? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है? बोथ एपी एंड एमपी आर राइजिंग। अरे बोलो ना साहब, तो ये भी नहीं है, समझ में आना चाहिए सर ये सब चीजें। तो इसके लिए आंसर इज व्हाट? बी। समझ में आया क्या? पक्का? यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन? रेंट इज फिक्स्ड और वेरिएबल। रेंट फिक्स्ड है, वेरिएबल फिक्स्ड। वेज इज पेड टू द फैक्ट्री लेबर। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन बोरोड फाइनेंशियल कैपिटल। पेमेंट ऑन लीज फॉर फैक्ट्री इक्विपमेंट। सब सेम है। इंटरेस्ट, वेजेस, रेंट। क्या बोलना है? रेंट पर मंथ और फॉर अ पीरियड इज फिक्स्ड। इंटरेस्ट पे कुठे गेलंय? इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन बोरोड, ये इंटरेस्ट का अमाउंट भी फिक्स्ड है, प्रिंसिपल फिक्स्ड है इसके लिए। पेमेंट ऑन द लीज, लीज मतलब क्या? रेंट इच हो गया ना ये, तो ये भी फिक्स्ड है। सो दिस इज वेरिएबल। 57 का आंसर इज व्हाट? बी। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। 58. The efficient scale of production is the quantity of output that minimizes. बताइए, efficient scale of production, efficient scale of production वो ऐसा quantity of output है जो आपका कौन सा खर्चा मिनिमाइज करे, कि भाई इस पे प्रोडक्शन कर, ये एफिशिएंट है। which minimizes your average fixed cost, average total cost, average variable cost और marginal cost।
एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन। आप मुझे बताइए, देखो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, इसमें सिंपल है। आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप एग्जाम में हो, आपको ये पता नहीं सर ये क्या होता है, तो ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि सर हमने तो सर शटडाउन पॉइंट पढ़ा था, हमने तो सर ये पढ़ा था कि कौन से स्टेज पे प्रोडक्शन होगा, बराबर है कि नहीं। हमने बोला था कि स्टेज 1 और स्टेज 1 में रुकेंगे नहीं और स्टेज 3 में जाएंगे नहीं, बिकॉज दोज आर द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक एब्सर्डिटी और इकोनॉमिक नॉनसेंस, ऐसा पढ़ा था हमने। बट अब ये सवाल क्या आया कि एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऐसा है जहां पे जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट आपका कौन सा खर्चा मिनिमाइज करे, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। अब आप बताइए, अगर साहब आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक लेवल ऑफ आउटपुट बना रहे हो, आप क्या कहोगे कि भाई दिस इज द एफिशिएंट बेस्ट स्केल ऑफ प्रोडक्शन, यहां पे जहां मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट कम है, नहीं, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट भी कंसीडर करूंगा। सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर करूंगा, नहीं, मैं एज ए बिजनेसमैन ये चाहूंगा कि मेरे पूरे खर्चे कम से कम हो पर यूनिट। अरे बोलो ना, नहीं, व्हाट आई विल एम फॉर इज कि मेरा फिक्स्ड भी वेरिएबल भी दोनों क्या हो, कम से कम हो। भाई तब कहूंगा कि हम लोग एक ऑप्टिमम स्केल ऑफ प्रोडक्शन पे है भाई, बराबर, जहां मेरा ओवरऑल खर्चा कम है। सो इसीलिए हमारा आंसर यहां पे क्या होगा सर, बी। 58 आंसर इज बी। क्लियर एकदम? यस। इन द शॉर्ट रन, the firm's product curve shows that, शॉर्ट रन की बात हो रही है, ध्यान देना। इन द शॉर्ट रन द फर्म्स प्रोडक्ट कर्व्स, बच्चे को पता ही नहीं प्रोडक्ट कर्व्स किसको बोलते हैं। प्रोडक्ट कर्व्स मतलब कौन सा, टीपीएपी एमपी, दीज आर द प्रोडक्ट कर्व्स। लिखो, ऐसे मत करो। प्रोडक्ट कर्व्स मतलब कौन से कर्व, टीपीएपी और एमपी। बच्चे को पता नहीं तो ये सर कौन से प्रोडक्ट कर्व्स की बात हो रही, सही है। द टोटल प्रोडक्ट, अभी देखो फिर क्या, वापस से प्रोडक्ट कर्व्स की बात करें तो फिर क्या करूंगा मैं, कुछ तो बोलो ना। ये कौन सा है, टीपी, ये है एपी एंड ये है एमपी। अब देखो इसके हिसाब से कौन सा मैच होता है यहां पे, टीपी बिगिंस टू डिक्रीज व्हेन एपी बिगिंस टू डिक्रीज but continues to increase at a decreasing rate। ऐसा ध्यान से पढ़ने का एकदम अच्छे से। टोटल प्रोडक्ट begins to decrease when AP begins to decrease। नहीं रे, जब MP गिरना चालू होता है ना, कुछ याद है आपको ऐसा, ये वाला TP गिरता कब है, जब MP 0 है ना। अरे बोलो ना, वहां से TP गिरना चालू होता है, सही है ना। सो टीपी बिगिंस टू डिक्रीज व्हेन एवरेज प्रोडक्ट बिगिंस टू डिक्रीज बट कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। नहीं, आगे, व्हेन एमपी इज इक्वल टू एपी, हियर एवरेज प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग बट एट इट्स हाईएस्ट। नो, हियर एवरेज प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग, नो सर, एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो ये भी नहीं है। आपको कंफ्यूज हो रहा है क्या? नहीं तो आप आंसर दे दो इसका खुद से सोच के। व्हेन एमपी कर्व कट्स एवरेज प्रोडक्ट कर्व फ्रॉम बिलो, ये तो ऊपर से कट कर रहा ना, सब बिलो कैसे हो गया, येड़ा है। इन स्टेज 2 टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट एंड रीचेज मैक्सिमम एट द एंड ऑफ दिस स्टेज, क्योंकि ये यहां पे टीपी मैक्सिमम पे होता है व्हेन एमपी इज व्हाट, 0। करेक्ट एकदम? यस सर। सो व्हाट्स द आंसर, 59 का आंसर इज डी। शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? चलो,
A fixed input is defined as, wow, चलो you read and give me the answer. किसकी बात हो रही है? Fixed input is defined as that input whose quantity can be quickly changed in the short run. How then it can be fixed? That input whose quantity cannot be quickly changed in the short run in response to the company's change in production. Yes, हम लोग short run में इसको तो change नहीं कर सकते, ये लग रहा है, आगे पढ़ते हैं. That input whose quantity can be easily changed. अरे येड़ा है क्या रे ये? Can be changed बोला मतलब वो वेरिएबल हो गया ना. That input whose demand can be easy. अरे कितना भाई यार तो ऑप्शंस दिए रे, ये तुमको समझ में आया क्या? मतलब उन्होंने सब जगह क्या बोला, देखो, कैन बी चेंज्ड, कैन बी चेंज्ड, कैन बी चेंज्ड. अरे भैया फिक्स्ड वो होता है विच कैन नॉट बी चेंज्ड. एपी इज डिफाइंड एज, बोलो, बहुत डिफिकल्ट है ये तो. टीपी डिवाइडेड बाय टीसी, टीपी डिवाइडेड बाय एमपी, टीपी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वेरिएबल इनपुट्स एंड एमपी. फालतू क्वेश्चन. देखो अपने 61 क्वेश्चंस हो गए सर, ठीक है ना. Which of the following statement is true? चलो 62. After the inflection point, कुछ याद आता है ऐसा, ये inflection point? नहीं सर, एक बार फिर से हो जाए. इन्फेक्शन नहीं, ओए ऐसा कुछ बनाया था ना अपन. इस पॉइंट से क्या होगा? दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. बोलो ना कुछ तो. दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. यहां पे क्या होता है? टीपी इंक्रीजेस बट एट अ डिक्रीजिंग रेट. एमपी इज एट इट्स हाईएस्ट. सही बात है. आफ्टर द इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन, greater use of variable input induces reduction of the MP. Yes sir. बोलना पड़ेगा हाँ या ना. नहीं पता तो बोल दो नहीं पता. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद से और अगर वेरिएबल इनपुट लाएंगे तो आपका एमपी क्या होगा? एमपी गिर रहा है ना यहां से, उसके गोदी में बैठना तो बैठ जा. नहीं, फिर बाजू में आके बैठ. इधर कंट्रोल ही नहीं हो रहा तेरे को. कितना प्यार आ रहा तेरे को. तो बुक नहीं लाया तो है ना, तो तू क्या कर रहा है इतना बार बार. तो फिर उसके इतना ऐसा एकदम कितना डिस्कस करेगा कान में घुस के. वो बोल रहा मेरे को सर उसको बिठाओ बाजू में, तब जाके मैं बिठाया. क्या दोस्ती तेरी. चलो ध्यान दो. चलो, सो एमपी इज व्हाट. यहां से एमपी क्या होगा सर? एमपी विल फॉल. सही है. बिफोर रीचिंग द इनएविटेबल पॉइंट. ओए होए होए, ये कौन सा पॉइंट है सर? बिफोर रीचिंग द इनएविटेबल पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स, द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑब्टेन्ड कैन इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट. बताइए. अरे कहाँ है ये ऑप्शन, जरा आप बताइए. आपसे गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग. बिफोर रीचिंग दैट इनएविटेबल पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स. कहां है ये डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स? ये जो है फर्स्ट स्टेज हुआ. ये कौन सा है? ये फर्स्ट स्टेज. ये जो है सेकंड स्टेज. Before reaching the inevitable point of decreasing marginal returns, the quantity of output obtained
कैन इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। अरे बताइए मुझे, डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स कहां से आते हैं? वो इनएविटेबल पॉइंट, ऐसा भारी भारी वर्ड देख के डरो मत। अरे कहां से भाई, कहां से डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स शुरू होते हैं? बताइए तो सही। अरे यही वो इनएविटेबल पॉइंट है जहां एमपी मैक्सिमम है। उसके बाद तो एमपी तो गिरते ही जा रहा है ना, और यहां इसके बाद से टीपी बढ़ता है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। हाँ ना, वो बोलता है इस इनएविटेबल पॉइंट के पहले, हेलो, वो ये बोलता है कि सर इस इनएविटेबल पॉइंट के पहले पहले आपका टीपी बढ़ते जाएगा बट एट विच रेट? ढोकले, इंक्रीजिंग रेट। यहां तक तो, इधर तक तो आपका इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट है ना, बिफोर। अरे इधर देख 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 देख, क्या लिखा है इधर? बिफोर लिखा है ना। अरे भैया तो वो इज्जत दो उसको। बिफोर रीचिंग द डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स, उसके पहले क्या है? द क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट ऑब्टेन कैन इंक्रीज एट, उस पॉइंट के पहले। बच्चा क्या सोचता है, शायद उसके बाद की बात हो रही है, तो वो बोलेगा नहीं नहीं ये फॉल्स है। यहां पे इस बिफोर को इज्जत देना है। बच्चा हैंग कहां होता, भैया वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पढ़े थे, ये इनएविटेबल पॉइंट कौन सा? यू गेटिंग माई पॉइंट? द इनएविटेबल पॉइंट। हेलो बोलो ना कुछ। यस, समझा गया ऐसे? हाँ, तो दोस्तों आप समझने की कोशिश करो। उस इनएविटेबल पॉइंट मतलब वो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, उस पॉइंट के पहले पहले हमारा जो टीपी है वो कैसा रहेगा? वो इट विल बी इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। तो यही लिखा है ना यहां पे। वो बिफोर वर्ड पढ़ना बहुत जरूरी है मालिक। सही है एकदम। The first stage corresponds to the range in which AP is increasing as a result of utilizing increasing quantities of variable input. First stage में AP is increasing ना, throughout it is increasing. क्यों? क्योंकि सर हमारे जो वेरिएबल इनपुट्स है उसका बेटर यूटिलाइजेशन होते जा रहा है ना। सही है ना एकदम? यस सर। सो व्हाट्स द आंसर? 62, ऑल ऑफ द अबव। समझा गया? एक बार जरा उन ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा सर प्लीज। ऑप्शंस को रीड करते आना जरूरी है, समझना जरूरी है। एक एक ऑप्शन को समझ के सिलेक्ट करना है, इसलिए एक एक ऑप्शन को अपन इतना डिटेल में रीड कर रहे हैं। हर्षद सर पढ़ाते तो ऐसा मतलब सिर्फ वैसे ये नहीं, अपन अपन उसको डिटेल में एंड तक उसका मतलब पोस्टमार्टम करते हैं उसका अपन। तो चाहे कोई भी लेवल पे कौन सा भी सब्जेक्ट पढ़ो अपन। हे गाइस, नहीं मैं आपको 63 की बात नहीं कर रहा हूं, 62 के ऑप्शंस पढ़ो बोल रहा हूं एक बार। आप लोग कहां चले गए? 63 पे चले गए आप? नहीं 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 नहीं, मत जाओ ऐसे, छोड़ के मत जाओ मेरे को। 62 के ऑप्शंस एक बार समझ लो, कहीं कुछ दुविधा है तो पूछो। आज मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे आज इंटर की क्लास नहीं है, तो मैं तुमको आराम से लेट लेट के पढ़ाऊंगा आज। तो कोई जल्दबाजी नहीं है। घर वालों ने तो बोल दिया तू जा भाई, कोई कुछ भी तेरा घर में रहते हुए भी तेरा फायदा नहीं है, कुछ काम साफ सफाई तो कर रहा नहीं तू। घर में दिवाली की साफ सफाई चालू है, मेरे को बोलते तू कर ले, मैं बोला नहीं जाने लेक्चर में। तो है ना, तो अपन तो साफ सफाई में हाथ तो बटा रहे नहीं, तो घर वालों ने भी बोल दिया तो कुछ काम का नहीं है, तो जा लेक्चर ही ले। तो खत्म हो गया आज फुल डे तुम्हारे साथ। 62 ऑल सेट बोलो ना। यस सर, चलो 63 एमपी। अरे थांबा ना, मेरे को तो पढ़ने दे। एमपी मैथमेटिकली इज अ स्लोप ऑफ टीपी एपी एमपी इम्प्लिसिट। ओह वाह, चलो बताओ। मार्जिनल प्रोडक्ट मैथमेटिकली इज अ स्लोप ऑफ, बताना है आपको भैया लॉजिक। अगर आप ऑप्शंस
मार्जिनल प्रोडक्ट इज अ स्लोप ऑफ टीपी एपी एमपी. मार्जिनल प्रोडक्ट इज अ स्लोप ऑफ एमपी कर्व. बच्चा तो बहुत खुश हो जाएगा 63 को पढ़ के. हाँ ना, एमपी सर, एमपी का स्लोप ये एमपी प्रोडक्ट का कर्व है. इट्स सो इजी. ये ऐसा मतलब ऐसा ना, ये कॉन्फिडेंस में आके एग्जाम में क्या फालतू क्वेश्चन पूछा. एमपी इज अ स्लोप ऑफ एमपी कर्व. ये बहुत जरूरी है, समझो. आंसर क्या है? आंसर इज ए. क्योंकि समझो टीपी के दो बच्चे हैं, एक है एपी और दूसरा है एमपी. एपी इज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ टीपी एंड एमपी इज अ रिजल्ट ऑफ एडिशन मेड टू टीपी. मैथमेटिकली, ये मैथमेटिक्स. अरे मैथमेटिकली पूछा ना, ये दिखा ना, डिवीजन एडिशन मैथमेटिकली. ये रहा सामने. लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिक पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट. इसीलिए तो अपन इतना डिटेल में पढ़ना है अपने को. सो मैथमेटिकली, समझा क्या हो सर? हाँ, टकली नहीं, मैथमेटिकली. सो आंसर इज व्हाट? 63 का ए. लिख के रख रहे, उम्मीद कर रहा हूं जो अपन डिस्कशन कर रहे हो. क्योंकि आप सोचते होंगे बाद में घर जाके वापस ये लेक्चर देखूंगा, इतना टाइम नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट भी है और आपको. ठीक है ना, सिर्फ इकोनॉमिक्स में अच्छे नंबर नहीं लाने आपको. मैं तो बोलेंगे सर मैं तो 90-95 प्लस लेके आऊंगा इकोनॉमिक्स में, बाकी ठीक है देख लेंगे. ऐसा नहीं, सबको इज्जत बराबर देनी है. चलो 64. सपोज द फर्स्ट 4 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट जनरेट्स द टोटल आउटपुट ऑफ 200, 350, 450, 550, नहीं ज्यादा हो गया, 200, 350, 450 एंड 500. द एमपी ऑफ द थर्ड यूनिट ऑफ द आउटपुट इज. कैसा करने का इसको? टीपी ऐसा लिखने का, 200, 350, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, 500. तो अपने को क्या पूछा है? एमपी 200, फिर उसके बाद ये कितना हुआ? 150, ये कितना हुआ? 150. हाँ, अब बताओ आंसर. देखो उन्होंने 4 ऑप्शन बराबर ये दी, 200, 150, 150, बराबर 4 ऑप्शन यही है. देखो आप बताओ. सपोज फर्स्ट 4 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट जनरेट द करस्पॉन्डिंग टोटल आउटपुट्स. द एमपी एट थर्ड यूनिट इज व्हाट? 100. बोलो ना पक्का. इट वॉज सो इजी. 64 का आंसर इज व्हाट? बी. आगे बढ़ सकते हैं यहां से. बहुत इजी है ये सब. ऐसा ड्रॉ मतलब एग्जाम में रफ में करने का, मेंटली कुछ भी काम नहीं करने का. ठीक है ना. क्या होता ना, कभी कभी आप सोचते कुछ और टिक कुछ और हो जाता है, बराबर. तो जो भी है रफ शीट्स आपको मिलते हैं आपको सॉल्व करने के लिए, तो वो यूज करने का. पूरा एग्जाम फीस भरा हुआ है अपन ने, भरा है ना, वसूल करने का उसको. सही है ना एकदम? यस. चलो दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. अभी ट्रू नहीं, अभी क्या बोला है? फॉल्स. कौन सा फॉल्स है? इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ अ फर्म. किसके बारे में बात हो रही है? ये फिक्स्ड कॉस्ट. As the fixed inputs of a firm cannot be changed in the short run, total fixed cost is constant except when the prices of fixed inputs change. ये ट्रू है. पूछो क्यों? देखो, शॉर्ट रन में अगर इनपुट्स फिक्स्ड है तो उसकी कॉस्ट भी फिक्स्ड रहेगी, बट अगर उस इनपुट की ही कॉस्ट बढ़ गई तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी. बोलो नहीं समझा? बोलो ना नहीं समझा? समझा पक्का? यस सर. मेरा रेंट ये फिक्स्ड है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतने का रेंट दे रहा हूं मैं, तो मेरा रेंट का कॉस्ट क्या हुआ? फिक्स्ड. बट अगर उस लैंडलॉर्ड ने क्या रेंट बढ़ा दिया तो मेरा फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा ना, वो बात है. तो इट इज ट्रू. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड इन द शॉर्ट रन, but they exist in the long run even when production is not. क्या क्या बोलना चाह रहे हैं? सोच समझ के जरा जवाब दीजिएगा.
डिकोड करो इसको, हर ऑप्शन को केयरफुली इवेल्युएट करना है। बताइए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट व्हेन द प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड इन द शॉर्ट रन। यह बात सही है। अब आगे क्या बोला है, बट, दिस बट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट दे एग्जिस्ट इन द लॉन्ग रन इवन व्हेन प्रोडक्शन इज नॉट स्टॉप्ड। बट दे एग्जिस्ट इन द लॉन्ग रन, तो ये भी ट्रू है कि फॉल्स है? हाँ, चक्कर आया ना अभी थोड़ा सा, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, अच्छे से पढ़ो। TFC continue to exist when production is stopped in the short run। आगे का पढ़ते हैं तब तक जरा, ये तो ट्रू है, ये डिसाइड हो गया ए वाला। TFC can be defined as total sum of the cost of all the fixed inputs associated with the production। Yes, this is true। In the short run, a firm's fixed cost cannot be escaped even when the production is stopped। ये भी ट्रू है। और सर अभी ये सभी ट्रू लग रहा था। बोलो क्यों है, वो रीजन भी देना पड़ेगा। हाँ, टोटल फिक्स कॉस्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट व्हेन द प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड इन द शॉर्ट रन, बट दे एग्जिस्ट इन द लॉन्ग रन इवन व्हेन प्रोडक्शन इज, ऐसा है, वो नहीं समझे? इन द लॉन्ग रन ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल। समझे क्या बात को? हाँ, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज इन द लॉन्ग रन, इधर क्या लिखा है, लॉन्ग रन में प्रोडक्शन नहीं होता है, प्लानिंग होता है। अच्छा सोनम सिंह जी, दीदी क्या बोल रहे हो, क्या बोल रही है छोरी? लॉन्ग रन में प्रोडक्शन नहीं होता, प्लानिंग होता है। क्या का प्लानिंग कर रही तू लॉन्ग रन का? हाँ, कुछ भी मत बोलो। लॉन्ग रन हो या शॉर्ट रन हो, प्रोडक्शन तो होगा ना। शॉर्ट रन में एक कॉस्ट फिक्स्ड होगी, बाकी वेरिएबल होंगे, बट लॉन्ग रन में ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल, सो दे विल नॉट एग्जिस्ट इन द लॉन्ग रन। वो बोलता है दे एग्जिस्ट, बट वी आर सेइंग दे विल नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑल कॉस्ट विल बी वेरिएबल। समझे क्या? लॉन्ग रन में क्या मैं फिक्स्ड कॉस्ट को भी स्टॉप करा सकता हूं क्या? हाँ, देखो शॉर्ट रन में अगर मैं, जैसे फॉर एग्जांपल समझो, समझाता हूं, सोनम जी ध्यान दीजिएगा, कुछ भी बोल रहे, प्लानिंग होता है बोले, अब समझो बात को भाई, सुनो ना। मैंने अभी मान लो शॉर्ट रन में सोचा कि क्लासेस नहीं लेना मेरे को, क्लासरूम तो मैंने, जो मेरा 1 साल का किराया मेरे को भरना है, मैं क्लासेस लूं या ना लूं, क्या होगा? मेरे को किराया तो भरना ही पड़ेगा ना, इट इज फिक्स्ड। लॉन्ग रन की बात करते हैं, अगर मैं लॉन्ग रन में प्रोडक्शन करूं, मैं मेरी क्लासरूम बड़ी भी कर सकता हूं, वेरिएबल भी हो सकता है वो। लॉन्ग रन में अगर मैं प्रोडक्शन स्टॉप करूं तो मैं ये एलिमिनेट भी कर सकता हूं, नहीं करूं तो वो कॉस्ट मेरी वेरिएबल होगी लॉन्ग रन में। सही है ना एकदम? यस सर। तो इसीलिए आंसर इज व्हाट, 65 का बी। चलो क्वेश्चन नंबर 66, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स for the first 4 units of variable input is exhibited by the TP sequence। आहा, कौन से TP सीक्वेंस में आपका ये होगा? देखो इसमें तो क्या है, 0 0 0 है, ए तो नहीं है, फिर ये 50 50 50 है, तो ये कांस्टेंट हो गया ये। अब यहां पे बताओ, इसमें क्या हो गया, 60 70 80, तो ये इंक्रीजिंग है। अपने को क्या चाहिए, डिमिनिशिंग, तो क्या हो गया 40 30 20। आंसर इज व्हाट, डी। समझा गया? नहीं समझा कि इसको हाथ ऊपर करो, ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलना। नहीं समझाना छोरी, नहीं समझाना, फिर पूछने का ना लगेज, शक्ल बिगाड़ेगी। हाँ क्यों? पी ले, फिर मैं समझाता हूं। इधर क्या हुआ, एमपी क्या है अपना, 0 0 है ना,
इधर क्या हुआ 50-50-50 है ना, एमपी निकालना है, 50-50-50 है। इधर एमपी क्या है 60-70-80 इंक्रीजिंग हो गया ना ये, बट इधर क्या है 40-40-30 एंड 20, तो डिक्रीजिंग किधर है, इधर है ना, ये आंसर है बेस्ट 67। कम ऑन गाइस, use the following diagram to answer the question given below it. Wow, लो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन क्या लिखा है, the marginal product of the third unit of labor is dash, marginal physical product of third unit of labor, थर्ड यूनिट कैसे निकालने का मालूम है डायग्राम को, थर्ड यूनिट इसका जो है ये टीपी है 20, सेकेंड पे है 14, तो कितना हुआ एमपी 6, समझा ऐसा। इधर प्रॉब्लम क्या होता है ना दोस्तों, बच्चा जो है ना ऐसा भारी डायग्राम देखा कंफ्यूज, डर लगता है उसको, बराबर डर लगता है, गला सूखता है, बराबर है कि नहीं, बट डर के आगे जीत है। तो आंसर क्या है 6, ऐसा है क्या अपना 6, अरे भाई सबके फर्स्ट इसमें 6 है, तो अभी और थोड़ा दिमाग लगाना है, तो यहां पे अपन 6 लिख देंगे। द एमपी ऑफ द डैश लेबर इज नेगेटिव, यहां पे इसका देखो, यहां पे टीपी जब नेगेटिव होता है तब एमपी नेगेटिव होता है यहां पे, तो 6 का नेगेटिव है, तो आंसर इज 6 बेस्ट है एकदम। किसी को क्वेरी डिफिकल्टी guys in the live streaming, okay, in the third of the 3 stages, अच्छा उसी के लिए है क्या, नहीं एक ही क्वेश्चन है, in the third of the 3 stages of production, थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में की बात हो रही है दोस्तों, थर्ड स्टेज में MP curve has positive slope, now MP curve lies completely below average product curve, yes, TP increases, no, MP is positive, no, थर्ड स्टेज में MP is negative ना, बोलो ना, so 68 answer is B। 69, when marginal costs are below average total cost, बोलो फिर क्या कॉस्ट की बात हो रही है ना, ये कौन सा कॉस्ट कर्व है MC, ये है ABC, बराबर है, ये है AFC, ये AFC, और बना रहा और ये है ATC। अब बोलो व्हेन, अभी क्वेश्चन को इज्जत देना, पहले क्या बोला क्वेश्चन में, व्हेन MC आर बिलो एवरेज टोटल कॉस्ट, मतलब ये वाले पार्ट की बात हो रही है, ये इस पार्ट की बात हो रही है, बिकॉज MC इज बिलो व्हाट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आर राइजिंग, हाँ पागल, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट विल ऑलवेज फॉलिंग, गिरा हुआ है वो, कल ही बात हुई थी अपनी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज फॉलिंग ना, एवरेज टोटल कॉस्ट इज फॉलिंग, दिख रहा है फॉलिंग है, दिख रहा है, बट वेट, average total costs are rising, now average total costs are minimized, no this part में minimized थोड़ी है, so what's the answer 69 का B, जम रहा है क्या, इसीलिए डायग्राम पूरे सबके बनाने के, समझा गया बात को, एकदम इजी जाता है। 70, a firm's long run average total cost curve is identical to long run marginal cost curve, also its long run supply curve, in fact average total cost curve of the optimal plant in the short run as it tries to produce at least cost tangent to all the curves of the short run average total cost curve। मेरे को इसका आंसर क्या लग रहा है 70 का D लग रहा है मेरे को, बाकी के ऊपर सोचने का भी नहीं, क्योंकि आप देखो ना ये SSC 1 SSC 2, SSC मतलब समझ रहे हो क्या, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, यानी SSC 3, फिर इसका अपन एक स्मूथ कर्व जब ड्रॉ करते हैं तो ये अपना हो जाता है LAC, अरे बोलो ना, दिस इज व्हाट इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व,
सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? डी। 70 तक हो गया भाई, कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? आगे, इन द लॉन्ग रन, चलो 71, in the long run if a very small factory were to expand its scale of operation, it is likely that it will initially experience an increase in pollution level, diseconomies of scale, economies of scale, constant returns to scale. कितना ये ज्यादा हो गया ये. Initially we will feel economies of scale, then at the later stages we'll start feeling what? Diseconomies of scale. A firm's, repeat हो गया क्या क्वेश्चन? 70 and 72 is same क्या? हाँ, सारे ऑप्शंस भी सेम दिख रहे हैं. वाओ, ऐसा है ना, कभी कभी एग्जाम में भी होता है, क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं. तो इमोशनल होकर ऐसा मत करना कि उसका एक अलग लिखता हूं, इसका एक अलग लिखता हूं, कोई तो एक राइट तो मिल ही जाएगा. होता है एग्जाम में, बहुत सी बार हुआ भी है, क्वेश्चन ही रिपीट हो जाता है. ठीक है ना, अपने टेस्ट में भी हुए होंगे कभी कभी, हर बार होता है ऐसे. तो ऐसा होता है, वो भी आपको बताना चाह रहे था. 73. Which of the following statements describes increasing returns to scale? बताओ. Doubling of all the inputs used leads to doubling of the output. इसको क्या बोलेंगे? वेरी गुड बच्चों, दिस इज कांस्टेंट. Increasing the inputs by 50% lead to 25%. This is decreasing. Inputs increased by 1/4 leads to increase in output by 1/3. कैसा एड़ा बनाया आपको, 1/4 और 1/3 बोल के. बच्चे को क्या लगेगा अभी, भाई इसमें तो कम हो रहा है तो ये भी डिक्रीजिंग है. नहीं समझे बोलो. अरे 1/4 मतलब कितना हो गया? 20% नहीं 25%, एंड 1/3 मतलब 33.33%. ऑप्शन देखो कितना खूबसूरती से बनाया. सो इंक्रीज इन आउटपुट बाय 25% लीड्स टू इंक्रीज इन आउटपुट बाय 33%. तो मतलब ये हो गया ना इंक्रीजिंग. सो आंसर इज व्हाट? सी. और बकायदा क्वेश्चन नंबर सॉरी इसी क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी भी देखो कैसा दिया, एकदम स्मार्ट तरीके से, नन ऑफ द अबव. तो बच्चा तो भारी 1/4 दिया और 1/3 मिला, अरे कम हुआ ना, उसको ऐसा लगेगा. उसको 1/4 1/3, 4 इज मोर 3 इज लेस. हाँ, अभी ऐसा लगता बहुत भारी है सर, इतना गलती नहीं होगा हमसे. बोलो एग्जाम के प्रेशर की बात जो होती है ना, वो अलग होती है सर. ठीक है ना. यस. सो 73 का आंसर क्या हुआ दोस्तों? वेरी गुड. The marginal cost of a firm producing 9th unit of output is 20. Average cost at the same level of output is 15. Which of the following must be true? क्या लिखा है आपको समझा क्या? MC is 20 and AC is 15. So which of the following must be true? Both MC and AC both are falling. MC and AC both are rising. MC is rising and average cost is falling. It is impossible to tell if either of the curves are rising or falling. क्या करेंगे? ऐसे आंसर देने के लिए क्या करना है? डायग्राम बनाने का. दिस इज MC, बराबर है. एंड वी वांट इज MC के बाद दिस इज एवरेज कॉस्ट. सही है. यस. सो अब 9th यूनिट पे, अभी यूनिट किधर आएगा? एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे? यूनिट्स क्वांटिटी किधर आएगी? हाँ, एक्स एक्सिस पे. तो दिस इज दी, अगर मुझे देखना है 9th यूनिट पे, MC is 20. सो ये 9th यूनिट इधर लिखता हूं मैं,
दिस इज 20, सो MC मान लो दिस इज 9th यूनिट, ओके, एंड देन आई एम सेइंग दैट द एवरेज कॉस्ट एट द सेम लेवल इज व्हाट 15, तो 9th पे ये इधर 15 बराबर, ये एवरेज कॉस्ट इधर आया, ये इधर आया, ये 15, तो क्या दिख रहा है यहां पे 9th यूनिट पे, दोनों क्या हो रहे हैं, मिनिमम पे दिख रहा है, ये एक तो बढ़ रहा है, MC इज राइजिंग, वो तो दिख रहा है, AC का बताओ भाई कि बोथ आर राइजिंग सर, मतलब अगर आप प्रॉपर ग्राफ बनाएंगे तो क्या दिखेगा, ये इसका भी ये अपवर्ड स्लोपिंग है इधर, और ये मिनिमम पे आ गया, और यहां से अभी ये ऊपर ही जा रहा है ना, ये या फॉलिंग फॉलिंग वाला तो नहीं है, बोथ आर फॉलिंग वाला भी नहीं है, MC इज राइजिंग एंड नहीं, अगर मैं देखो, रुको, मेरे को एक्चुअली जाना किधर है, हाँ मेरा क्वांटिटी इधर है ना, ये रुको अलग कलर से, कितना टाइम है सर आपके पास आज, बहुत सारा, हाँ ऐसा, फिर भी पढ़ाऊंगा, सर क्या करना चाह, दिस इज 9th यूनिट, ठीक है, अब ठीक है, अब देख लो, ये हो गया 20 और ये हो गया 15, ये 9, हाँ अब डायग्राम बन गया सही से, अब बोलो क्या दिख रहा है, MC तो राइजिंग है, और अब यहां पे ये जो है ना, ये भी देखो, ये मिनिमम पे पहुंच के ये भी क्या हो रहा है सर, ये भी बढ़ ही रहा है ना ये तो, सो व्हाट्स द आंसर, हाँ बोलो ना कुछ, B ना, पीछे चेक करो एक बार, आंसर चेक कर लो भाई एक बार, क्या है, कुछ दूसरा रहेगा तो फिर अपने को डिस्कस करना पड़ेगा, इमोशनल के बच्चा क्या करता है, क्वांटिटी कम ज्यादा कर लेता है, अमाउंट वो रखता है, बट क्वांटिटी क्वांटिटी 90 रहना चाहिए वो, है ना, उसके हिसाब से 75, चलो दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइस, इम्प्लिसिट कॉस्ट, पहले कॉन्सेप्ट बताना, व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट, हाँ जी, अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस समथिंग, क्या समथिंग, नॉर्मल रिटर्न ऑन ओन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, समथिंग मनी, सो मनी पेमेंट्स, और वो कल हम लोग देख रहे थे कुड हैव, है ना, वो वैसा कुछ, सो मनी पेमेंट्स मेड टू द नॉन ओनर्स ऑफ द फर्म फॉर द सेल्फ owned factors employed in the business and therefore not entered into the books of accounts. Money payments made to the non owners of the firm, ये क्या होता है, इट इज मेड टू द ओनर्स ऑफ द फर्म ना, ऑन द ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ना, नहीं समझे, बोलो कुछ, कुछ बोलो, क्वेश्चन नंबर 75 पे है हम लोग, इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब हमने क्या बोला था कि इट इज अकाउंटिंग कॉस्ट, गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे जो देख रहे हो वो ध्यान दो, अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस नॉर्मल रिटर्न
ऑन ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सही है, बोलो ना कुछ। तो ये जो ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये किसको मिलेगा? ये ओनर को मिलेगा या नॉन ओनर को मिलेगा? ओनर को मिलेगा ना ये। तो यहां पे क्या लिखा है? नॉन ओनर लिखा है, तो ये थोड़ी आंसर है अपना। समझ में आया क्या? ये ऑप्शन किस वजह से हट गया, ये लॉजिक समझिए दोस्तों। ये ऑप्शन किस वजह से हटा, ये समझा गया? बिकॉज ऑफ नॉन ओनर्स। आ गया, मनी नॉट पेड टू दी ओनर्स ऑफ द फर्म फॉर द self owned factors employed in the business and therefore not entered into the books. What is implicit cost? Money which is not paid out to the owners of the firm for the self owned factors employed in the business. Money payments which the self owned and employed resources could have earned in their next best alternative employment and therefore इधर गलत कर दिया, therefore entered into the books of, these are not entered into books of accounts ना। ये यहां तक अच्छा चल रहा था, ये जो ना ये वाला पार्ट सही बोल रहे थे ये, कि ये जो है मनी पेमेंट्स ऑफ विच द सेल्फ ओन्ड एंड एम्प्लॉयड रिसोर्सेज कुड हैव अर्न्ड, अच्छा लग रहा था ये। बट उन्होंने प्रॉब्लम कहां क्रिएट कर दी? क्या बोल के प्रॉब्लम कर दी उन्होंने? एंटर्ड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। भाई ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में थोड़ी एंटर होता ही है, बोलो ना कुछ। सिर्फ अकाउंटिंग कॉस्ट इज एंटर्ड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना, दिस पार्ट इज नॉट एंटर्ड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बराबर ना? हाँ, तो वहां प्रॉब्लम हो गई। तो सी वाला ऑप्शन क्यों कट हुआ, समझ में आया आपको? क्यों कट हुआ? एंटर्ड इनटू, एक एक चीज को इवेल्युएट करना। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्यों हटाया? क्योंकि नॉन ओनर्स के वजह से। मनी पेमेंट्स विच द सेल्फ ओन्ड एंड एम्प्लॉयड रिसोर्सेज अर्न, मनी पेमेंट्स विच द सेल्फ ओन्ड एंड एम्प्लॉयड रिसोर्सेज अर्न कुड हैव, इधर क्या बोला उन्होंने? कुड हैव बीन अर्न, और यहां पे भी क्या बोला? और दे अर्न। अरे भाई, बट वी डू नॉट अर्न एक्चुअली। देखो दूसरा तो इन्होंने क्या बोला अभी? देयरफॉर एंटर्ड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब देखो प्रॉब्लम क्या है यहां पे, अब आप समझो। यहां पे ये दो चीजें देखो, कुड हैव अर्न्ड एंड अर्न्ड। यहां पे वो बोलते मिल सकता था और इसीलिए हमको सही लगा, बट खुद के इस पे अपने को पैसा नहीं मिलता रे। हमें मिल सकता है बट कोई देता नहीं है भाई। बोलो नहीं समझा? नहीं समझा? ये चीजों पे फोकस करो। इधर फर्स्ट देखो, सी और डी में ये दोनों ऑप्शंस आपको सेम लगेंगे। इसमें डिफरेंस क्या है? आप बोलोगे सर दोनों तो सेम ही लग रहे हैं ना, बट अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इधर लिखा है, ध्यान से देखना है, इधर लिखा है कुड हैव अर्न्ड और यहां पे वो बोलता है इट इज अर्न्ड। कुड हैव तो सर हाँ ये इंप्लिसिट है, बट उन्होंने प्रॉब्लम कहां क्रिएट कर दी? ये कह के कि इट इज एंटर्ड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो वो तो नहीं है। अब यहां पे उनका क्या कहना है? जो अर्न हुआ है उसको तो बुक्स में डालेंगे ही ना, जो अर्न हुआ है वो बुक्स में डालेंगे ही। बट भाई इंप्लिसिट कॉस्ट में सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स पे आपको कौन पैसा देगा भाई? कोई नहीं देगा। अब मुझे एक बात बताओ, मैं यहां पे सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, मैं यहां पे काम कर रहा हूं, तो मेरे को कोई बाहर वाला पैसा देगा क्या लाके के लिए? हर्षित तेरा मेरा धंधा, मेरे को कोई बाहर वाला देगा पैसा? इसलिए तेरी सैलरी, तू तेरे बिजनेस में काम कर रहा है इसके लिए मैं तुझे सैलरी दूंगा। समझो, वापस से बोलता हूं, मैं मेरे बिजनेस में काम कर रहा हूं, इसके लिए कोई बाहर से मुझे पैसा देगा कि ले भाई अर्षद तू तेरे बिजनेस में काम कर रहा है ना, इसके लिए मैं तुझे सैलरी दे रहा हूं? ऑब्वियसली नॉट। सो यहां पे ये अभी डी वाला ऑप्शन क्यों कट हुआ, समझ में आया आपको? क्योंकि यू कैनॉट अर्न, इट इज ऑलवेज कुड हैव बीन अर्न। आई बात समझ में? सो व्हाट्स द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर? बी, कि बाबा मनी नॉट पेड टू दी ओनर्स, मुझे ये नहीं मिल रहा है बट मिल सकता था अगर मैं मेरे फैक्टर्स कहीं और जगह पे एम्प्लॉय करता तो।
सही है ना? हाँ, 76. The most important function of an entrepreneur is to, बोलो, innovate. Economic cost of production differs from accounting cost. समझते हो? इकोनॉमिक कॉस्ट कौन सा होता है? इम्प्लिसिट. और अकाउंटिंग कॉस्ट मतलब एक्सप्लिसिट. ऐसे लिख के रखने का इधर. क्यों? क्योंकि क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हो. एग्जाम में इकोनॉमिक कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट के जगह आपको बोलेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिफर्स फ्रॉम एक्सप्लिसिट कॉस्ट. तो हैंग नहीं होने का बेटा, हिम्मत मत हार, बस थोड़े क्वेश्चन रह गए. यू कैन डू इट. मोर 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन. 77, 78, 79, 80, 81, 82. Only 6 questions. You can do it, बाबू. Stay strong. है ना? थक गया बच्चा, थक गया? नहीं थका? ठीक. चल. So economic cost include expenditures for hired resources, while accounting cost do not. नहीं रे भाई, नहीं ना, अकाउंटिंग कॉस्ट भी इंक्लूड करता है, तो ये गलत है. अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच आर ये. अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर्स फॉर हायर्ड रिसोर्सेस while economic cost do not. Economic cost includes accounting cost. Economic costs add the opportunity cost of a firm which uses its own resources. Yes. So 77 answer is what? D. In the figure below, possible reason why average variable cost curve approaches the average total cost curve as output rises. Average कौन सा? Variable cost curve approaches average total cost curve. ये average total cost curve है ना, ये जा रहा है उसको मिलने, किसको? AVC को. आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि AFC जो है ना, AFC इस पॉइंट के बाद फिर क्या होता है? AFC तो थ्रू आउट कम होते ही जाता है. जानबूझ के इधर इन्होंने AFC के बारे में बात ही नहीं करी. AFC तो गिरते जाता है. तो अपना लॉजिक आप सबको पता है. AFC स्टार्टिंग में गिर रहा है, बोलो. AVC भी स्टार्टिंग में गिर रहा है, बोलो. इसीलिए ATC भी क्या होगा? गिरेगा. फिर क्या हुआ? AFC तो गिर ही रहा है, बोलो ना कुछ. AFC तो गिर ही रहा है, AVC आ गया मिनिमम पे, तो इसके लिए ATC भी मिनिमम पे हो गया, बोलो हाँ या ना. फिर उसके बाद क्या हुआ, बोल रहे क्या? नहीं. इसके बाद AFC तो गिर ही रहा है, बट AVC बढ़ रहा है. तो AFC का इतना लोड नहीं है, AFC गिर रहा है, बट क्या बढ़ रहा है? AVC. तो इसके लिए ATC भी बढ़ रहा है. और जैसे से और आउटपुट बढ़ते जाएगा, AFC तो नेग्लिजिबल होते जाएगा, बट AVC बढ़ते जाएगा. इसके लिए ATC का जो स्लोप रहेगा वो किसके जैसा होगा? AVC का. समझ में आया? क्योंकि AFC वहां पे नेग्लिजिबल हो जाएगा. ये वो डायग्राम का कॉन्सेप्ट है. मैंने अभी तक ना, आपने अभी तक ऑप्शंस को पढ़ा है. अभी हम लोग ने सिर्फ वो कॉन्सेप्ट को समझा है. अब हम लोग ऑप्शंस को पढ़ेंगे. Fixed costs are falling while the total costs are rising at the rising output. Total costs are rising and average costs are also rising. Marginal costs are above average variable costs as output rises. Average fixed costs are falling as the output rises. चलो 78. आंसर इज व्हाट? डी. समझा गया? जानबूझ के इन्होंने इस पूरे डायग्राम में MC, ATC, AVC दिया, बट दे डिड नॉट टॉक अबाउट AFC. इसमें क्या हो जाएगा ना दोस्तों, आप फोकस करोगे FC पे, TC पे और MC पे. समझ में बात को?
इसीलिए अपना मतलब बिना ऑप्शन या बिना क्या होता ना, ऑप्शन जब डायरेक्टली पढ़ना चालू कर देते हो ना, तो क्या हो जाता है, वो कंफ्यूजन फिर वहां पे आ जाता है. दिस इज वॉट यू नीड टू डेवलप द स्किल. कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है. समझे बात को. सो इसीलिए एएफसी ड्रॉ करने का, पूरे सारे डायग्राम में एएफसी मिसिंग है ना, काय को मिसिंग है भाई, लगाना उसको भी. तो फिर आपको अभी दिख रहा है कि यहाँ पे बराबर से, आपको कलर स्कीम देखो आपके लिए बराबर से बनाया कि स्टार्टिंग में तीनों गिर रहे, इसके मतलब दोनों गिर रहे हैं, एबीसी और एएफसी, तो इसके लिए एटीसी गिर रहा है. फिर उसके बाद एएफसी तो गिर ही रहा है, एबीसी मिनिमम पे हुआ, इसके लिए एटीसी मिनिमम पे आया. बट एएफसी तो कंटिन्यूअसली गिर ही रहा है ना, बट एवीसी बढ़ रहा है. तो इसके लिए अब वो क्वेश्चन में क्या बोला कि एटीसी एवीसी को क्यों मिल रहा है. और एक ऐसा स्टेज आएगा कि एएफसी और एक ऐसा स्टेज आएगा एटीसी और एवीसी एक ही हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि एएफसी गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है, और एक पॉइंट के बाद वो इतना नेग्लिजिबल हो जाएगा कि उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी वहां पे. समझ रहे बात को. ऐसा तो आप अपने उस सोल्यूशन में एएफसी का कर्व ड्रॉ करिए ना मालिक, है ना. यस. क्वेश्चन नंबर 79. एमसी, पढ़ने तो दो, जाना है क्या आपको जल्दी. एमसी, मार्जिनल कॉस्ट चेंजेस ड्यू टू चेंजेस इन टीसी एसी वीसी. बोलो. टोटल कॉस्ट चेंज हुआ इसके लिए. बोलो व्हाट्स द आंसर. पता है, क्योंकि मेन फिक्स तो फिक्स्ड ही रहता है ना. एमसी आता है किसके वजह से, वेरिएबल कॉस्ट के. वाह, 3 क्वेश्चन बाकी भाई सिर्फ. अब वहां पे अभी लास्ट पेज पे आ गए तो नीचे आंसर मत देखना लगे, फटाफट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. फिक्स कॉस्ट चेंजेस, फिक्स कॉस्ट वेरी विद द चेंज. If we add TVC, if we add total variable cost and total fixed cost, wow, ये तो ऑब्वियस है ना, समझ में आ रहा है ना, बहुत फालतू है ये. मार्जिनल कॉस्ट इज अ रिजल्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, बिना पढ़े. टीसी इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फिक्स्ड एंड टू. चलो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. LAC curve is called as the planning curve of the firm. Yes. True. TR is equal to price into number of units sold. True. Opportunity cost is also called as alternative cost. True. And फिर क्या हो गया इसका आंसर, 80 का D. If TR is divided by the number of units sold, we get MR. बेटा AR मिलता है ना. The vertical difference, ओहो, वो भारी है ये क्वेश्चन. ऑप्शन मत देखना. The vertical difference between TVC and TC is equal to, वो क्या है ना बच्चा, ये पढ़ता है vertical difference between, sorry, what is vertical difference? Vertical difference between TVC and TC. What is it called? The vertical difference between TVC and TC is what? अब देखो क्या है ना, ये कैसा है आपको बताता हूं मैं. दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट एंड दिस इज टोटल कॉस्ट. अब किसके बीच में पूछा है वो, TVC एंड TC. ठीक है ना. तो वर्टिकल डिफरेंस पूछा है. वर्टिकल मतलब अगर बताओ मुझे, ये इधर ऐसा लिखा है, ये ऐसा वर्टिकल, सही बात है ना. नाउ दिस इज व्हाट, ऐसे फालतू है, ऐसे कोई ऐसे खास नहीं है. वो वर्डिंग्स इतने भारी भारी वर्ड यूज करेंगे ना. हाँ बोलो वर्टिकल डिफरेंस, आई शपथ. अरे भाई देखो ये क्या है, टोटल कॉस्ट, और ये क्या हुआ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट. इन दोनों का डिफरेंस मतलब क्या हुआ,
क्या पूछा, ये पूछा ना, टीवीसी और टीसी के बीच में का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट ही होगा ना, टोटल फिक्स कॉस्ट होगा, दैट इज द वर्टिकल डिफरेंस। इस टोटल कॉस्ट में से, हेलो नहीं समझाना अभी भी, हाँ रिलैक्स ना, इधर इधर फोकस करें, इधर वैसे डरने का नहीं कुछ भी, सर है अभी जिंदा है। ये टोटल कॉस्ट है, इसमें से मेरा बच्चा ये जो है ये क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया ना, वर्टिकल डिफरेंस। तो बचा क्या, ये बचा ना वर्टिकल डिफरेंस। अरे उस लाइन पे, ये लाइन है ना वर्टिकल लाइन, इसमें ये टोटल कॉस्ट है, इसमें से ये वेरिएबल कॉस्ट हटा दो, तो ये जो बचा ये क्या बचा, फिक्स कॉस्ट। सो ये टोटल फिक्स कॉस्ट। नहीं तो ऐसा भी नहीं मालूम ना, तो भाई सिंपल है रे, टीसी माइनस टीवीसी इज इक्वल टू टीएफसी। ये तो वैसे भी पता है अपने को, बट मैं ये क्यों समझा रहा था ऐसा, ये वर्टिकल डिफरेंस का मतलब क्या है ये समझाने की कोशिश कर रहा था। सही है एकदम बात, यस सर। सो दोस्तों यहां पे खत्म हो जाता है अपना कौन सा, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ कॉस्ट। अब अपना एक चैप्टर बचता है, 2 चैप्टर बचते हैं अपने, मार्केट और बिजनेस साइकिल। तो शेड्यूल आपको बता दूं, ऐसा एक बार फिर से आपको समझा दूं कि शेड्यूल कैसा क्या रहेगा करके। तो देखिए अभी जो है ना, मैं डिमांड, सप्लाई और यूटिलिटी के लेक्चर्स आपके लिए ऑलरेडी मैंने ब्रह्मास्त्र के हिसाब से आपके लिए ऑलरेडी वो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। वो उसके लगभग 9 लेक्चर्स होंगे। कितने सारे लेक्चर्स होंगे, 9। डिमांड, सप्लाई और कंज्यूमर बिहेवियर। तो कितने लेक्चर्स हो गए उसके, 9। बकायदा लिख के अच्छे से, जैसे अपन रेगुलर क्लास में करते हैं वैसे। तो ये फास्ट ट्रैक जितना डिटेल में भी नहीं है, ये रेगुलर इतना भी डिटेल में नहीं है, ये रिवीजन इतना भी कम नहीं है, ये मतलब थोड़ा बीच में, ठीक है ना। तो क्विक रिविजन्स, क्विक डिटेल्ड रिवीजन के लिए काफी अच्छा है ये। तो वो 9 लेक्चर्स जो है आप आने वाले जो दिन होंगे 21 से लेके दिवाली खत्म होने तक, मतलब 2 नवंबर तक वेकेशंस रहेंगी आपकी, तो तब तक आप उन दिनों में आप वो लेक्चर्स देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग 3 को मिलेंगे, 3 नवंबर को, 3 नवंबर 4 नवंबर जैसे टाइम में अपने ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, यूट्यूब पे भी अपडेट कर दूंगा, नीड नॉट वरी। तो वो हिसाब से फिर हम लोग नेक्स्ट जो अपना चैप्टर होगा मार्केट, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। अगर टाइम कहीं नहीं बैठता है तो आई विल टेक इट लेट इन द इवनिंग अराउंड 7:30 वगैरह, 7:30 to 8:30 रोजाना सेशन लूंगा फिर, ठीक है। ऐसा कुछ जमाएंगे, ओके ओके। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट वेकेशंस, विश यू गाइज अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली, है ना। थोड़ा सा एंजॉय करना, ज्यादा मत करना क्योंकि एग्जाम्स है आपकी, ठीक है। यस, मेरा फाइनल का नवंबर अटेम्प्ट था, तो मुझे पता है दर्द क्या होता है उसका, बट कोई बात नहीं, मैंने उस समय पे अच्छे से पढ़ा तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ। दिवाली को एक दिवाली सैक्रिफाइस करी थी, उसके बाद दिवाली ही दिवाली थी। तो आप भी ये दिवाली सैक्रिफाइस करो, आपकी भी दिवाली दिवाली होगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।